हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग बिहाइंड लिटरेचर टेक्स्ट बुक का सेकेंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक पढ़ेंगे, जिसको डिबोरा पाउले ने लिखा है। यह कहानी दो पार्ट में है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। मतलब जो एवलिन ग्लेनी है वो बिना सुने ही आवाज़ को सुन लेती है। थोड़ा सा ऑक्सीमोरॉन टाइप का लग रहा है, लेकिन लेसन का टाइटल यही है। और इसमें लेखक ने बताया है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें लेखक ने बताया है कि जो एवलिन ग्लेनी हैं, जब वो छोटी थी तभी वह पूर्ण रूप से डीफ यानी कि वह पूर्ण रूप से बाहरी हो गई थी, बिल्कुल भी वो सुन नहीं सकती थी। लेकिन इसके बावजूद भी ईश्वर ने उनको एक खास गुण से नवाज दिया। और वो खास गुण क्या था? जो खास गुण ईश्वर ने दिया वो गुण था टू हियर विदाउट हियरिंग, बिना सुने ही सुन लेना। यही इनकी खास विशेषता थी। ऐसा टाइटल क्यों पड़ा? क्योंकि जो एवलिन ग्लेनी थी वो इतना बेहतर रिस्पांस करती थी। उनका जो रिस्पांस था वो सुनने वालों से कहीं बेहतर रिस्पांस करती थी। जो आदमी कान से सुन सकता है वो उतना अच्छा रिस्पांस नहीं करता था जितना कि ए रिस्पांस बिना सुने करती थी। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि टू हियर विदाउट हियरिंग। और इनका रुझान जो है वह म्यूजिक की तरह जब हो गया तो वो म्यूजिक के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। म्यूजिक के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत ऊंची ऊंची उपलब्धियों को हासिल किया। और ऐसा करके उन्होंने प्रूव कर दिया कि लक्ष्य की प्राप्ति में, सफलता की प्राप्ति में, अपने गोल को अचीव करने के लिए हमारी जो फिजिकल डिसेबिलिटी है वह कहीं से भी रुकावट नहीं बनती है। जो फिजिकल डिसेबिलिटी है, शारीरिक विकलांगता है, हमारी सफलता में, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में किसी भी तरह से रुकावट नहीं बनती है। तो चलिए आगे लेसन में देखते हैं कि लेखक ने हमें एग्जैक्ट क्या बताने की कोशिश की है और क्या उन्होंने बताया है। लेट्स स्टार्ट द लेसन। द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, चैप्टर के बारे में। God have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. यहाँ लेखक बता रहे हैं ईश्वर ने भले ही उसकी सुनने की क्षमता ले ली थी, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया, उसको कुछ विलक्षण चीज़ें दे दी। What we hear she feels, हम लोग जिस चीज़ को सुनते हैं वह उसका अनुभव करती है। Far more deeply than anyone of us, कह रहे हैं कि हम लोगों के तुलना में कहीं ज़्यादा वह उस चीज़ को अनुभव करती है। हम सुनकर भी उतना अच्छा अनुभव नहीं कर पाते हैं जितना कि वह सिर्फ फील करके उस चीज़ को एक्सप्रेस कर लेती है। दैट्स वाई, और यही कारण है कि सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल्ली, कि वह अपने म्यूजिक को, वह जो भी म्यूजिक करती है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a successful story. तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि इस एक पर्सन के लाइफ अकाउंट को आप पढ़िए, उसके जीवन के बारे में पढ़िए और इस चीज़ को जानिए कि किस तरह से एक व्यक्ति फिजिकल एबिलिटी से, जो शारीरिक विकलांगता है, उससे फाइट करता है और अपने लाइफ को एक सक्सेसफुल स्टोरी बनाता है। तो यह जो कहानी है यह एवलिन ग्लेनी की है, जो कि सुन तो नहीं सकती हैं लेकिन बिना सुने ही वो फील कर सकती हैं और हर किसी से बेहतर, हर उस व्यक्ति से बेहतर जो सुनने में सक्षम है। तो चलिए हम लेसन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं लेसन में वास्तव में लेखक ने क्या लिखा है। रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि एक भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म है और वहाँ पर अपार भीड़ लगी हुई है। यह रश आर है।
अपार भीड़ वहाँ पर लगी हुई है। एंड पीपल आर जसल, जसल का मतलब होता है, यहाँ मीनिंग दिया हुआ है, पुश रफली, धक्का मुक्की करना। तो कह रहे हैं कि भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपार भीड़ पाने के लिए लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो जो भीड़ थी वह धक्का मुक्की कर रही थी। अ स्लाइट गर्ल, एक वहाँ दुबली पतली लड़की भी थी। लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, वह अपने 17 साल से भी कम उम्र की दिखाई दे रही थी। एक्चुअली शी वाज एट 17 ईयर ओल्ड, वास्तव में वह 17 साल की तो थी, लेकिन देखने में वह 17 साल से कम की लग रही थी। वाज नर्वस एट एक्साइटेड, वह नर्वस भी थी और फिर भी वह एक्साइटेड भी थी, बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, जब उसको आती हुई ट्रेन का कंपन सुनाई पड़ता है, सुनाई तो नहीं पड़ता, उसको जब एहसास होता है, जब ट्रेन के आने का एहसास होता है, वह घबराती है, फिर भी वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, उसका लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जो वहाँ के म्यूजिक का सबसे बड़ा संस्थान था, इंस्टीट्यूशन था, वहाँ पर उसका आज पहला दिन था। जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में है, उसमें इसका आज पहला दिन था। एंड डाउंटिंग एनफ, और वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फॉर एनी टीन एजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म, वह किसी दूसरे बच्चों की तुलना में, दूसरे लड़कियों की तुलना में वह बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, और वह एक स्कॉटिश फार्म से आई हुई बहुत ही दुबली पतली लड़की थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, लेकिन यह जो संगीत बनने की ललक लिए हुए लड़की थी, जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, संगीत बनने की ललक लिए हुए यह जो लड़की थी, फेस्ड अ बिगर चैलेंज, उसने कहीं ज़्यादा कठिनाइयों का सामना किया देन मोस्ट, अधिकांश लोगों की तुलना में। तो जो यह संगीत बनने की ललक लिए लड़की थी, इसको अन्य अधिकांशों से अधिक चुनौती का सामना करना पड़ा था। रीजन शी वाज प्रोफाउंडली डीफ, क्योंकि वह लगभग पूर्णतः बहरी थी, पूर्ण रूप से बहरी थी, वो कुछ सुन नहीं सकती थी। तो डेफिनेटली निश्चित रूप से उसको बाकी की तुलना में ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी सुन नहीं सकती थी। एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, जो एवलिन ग्लेनी की श्रवण शक्ति का ह्रास था, जो सुनने की शक्ति में कमी आ रही थी, वह अचानक नहीं हुई थी। इट वाज ग्रेजुअल, और उनके सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम हुई थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एल्विन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। यानी कि उनकी माता जी इस बात को याद करती हैं कि जब उन्होंने ध्यान दिया था कि 8 साल की एल्विन, जब एल्विन सिर्फ 8 years की थी, 8 years old, एल्विन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, वह पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही हैं। इसमें उनकी माता जी की यादों को बताया गया है कि उनकी माता जी याद करती हैं कि जब उन्होंने ध्यान दिया था कि 8 साल की एल्विन के साथ कुछ गड़बड़ है, समथिंग गोइंग रॉन्ग विथ एल्विन, उन्होंने देखा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है। और ऐसा पता कब चला उनको, जब वह पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, पता कैसे चला, उन्होंने एल्विन का नाम लेकर के पुकारा, लेकिन वह वहाँ से हिली भी नहीं, उनको एल्विन को पता भी नहीं चला कि उनको कोई पुकार रहा है। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, और तब मुझे एहसास हुआ, तब मुझे पता चला कि उसने सुना ही नहीं। से इसाबेल जनी, और यह बात इसाबेल ग्लेनी जो हैं वह कहती हैं। इसाबेल जो ग्लेनी हैं वो उनकी माता जी हैं, एवलिन ग्लेनी की माता जी हैं, वो ऐसा कह रही हैं कि इनको इस बात का तब एहसास हुआ जब पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी, और उन्होंने एवलिन का नाम लेकर के पुकारा, लेकिन एल्विन तो अपनी जगह से हिली भी नहीं। तब इनको अचानक एहसास हुआ कि उसने तो सुना ही नहीं।
ऐसा ये कह रही हैं। फॉर क्वाइट अ व्हाइल एवेलिन मैनेज टू काउंसिल हर ग्रोइंग डिफरेंस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो यहाँ बता रहे हैं कि कुछ दिनों तक, काफ़ी समय तक एल्विन अपने मित्रों, अपने फ्रेंड्स से तथा अपने अध्यापकों से अपनी बढ़ती हुई डिफरेंस का, जो उनकी बढ़ती हुई बधिरता थी, उसको छुपाए रखने में वो सक्सेसफुल थी, वो सफल थी। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक टू अ स्पेशलिस्ट। तो लेकिन जब वह 11 वर्ष की हो गई और उनके मार्क्स बहुत कम आने लगे, तब उनकी जो प्रधानाध्यापिका थीं, जो हेड मिस्ट्रेस थीं, उन्होंने उनके माता पिता जी से किसी विशेषज्ञ के पास ले जाने का आग्रह किया। तो पहले तो अपने मित्रों से और अपने अध्यापकों से वह इस बात को छुपाने में सफल रहीं कि उनकी बधिरता जो है, डिफरेंस है, वो बढ़ रही है। लेकिन जिस समय वह 11 वर्ष की हुई, तब तक उसके लक्षण और ख़राब हो गए थे। और उनकी जो प्रधानाध्यापिका थीं, उन्होंने इनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया कि वे किसी विशेषज्ञ से इनकी जांच कराएं, इनको दिखाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तब इन लोगों को पता चल गया कि जो इनके नर्व्स हैं वह बहुत धीरे धीरे उनका लॉस होता चला गया, नसें कमज़ोर होती चली गईं, और इसका रिज़ल्ट ये रहा कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हियरिंग जो डिजेबिलिटी थी वो बहुत अधिक बढ़ गई। इस लाइन को एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। इट वाज देन डिस्कवर्ड, तब इस बात का पता चला दैट हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड, उनके सुनने की क्षमता जो है बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। और उसका रीज़न क्या था? एज ए रिज़ल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, जो इनकी नर्व थी, जो नसें थीं, जो स्नायु थे, वो धीरे धीरे डैमेज हो गए थे, और उसी का रिज़ल्ट था कि इनकी सुनने की जो क्षमता थी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी, ना के बराबर हो गई थी। They were advised that she should be fitted with a hearing aid and sent to a school for deaf। तब उन्हें सलाह दी गई कि एल्विन को जो हेयरिंग एड्स होते हैं, श्रवण सहायक यंत्र होते हैं, वो लगवा देने से फ़ायदा होगा। तो लोगों ने कहा कि इसकी एल्विन के कान में जो श्रवण यंत्र होते हैं, हेयरिंग एड्स होते हैं, उनको लगवा देना चाहिए, तथा उन्हें जो डीफ एंड डम का स्कूल होता है, मूक बधिरों का जो स्कूल होता है, वहाँ पर भेजने के लिए इनको सलाह दी गई कि उनको वहाँ पर भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। अब यहाँ एवलिन कह रही हैं कि सब कुछ अचानक काला दिखाई देने लगा, क्योंकि उनकी लाइफ तो पूरी तरह से चेंज हो गई। जिस चीज़ को छुपा रही थी कि किसी को पता न चले कि हमें सुनाई कम देता था, ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी थीं। अब लोग उनको कह रहे थे कि इनके कान में अब हियरिंग एड्स लगेगा। जो डीफ लोग होते हैं, पूरी तरह से डीफ नहीं, कुछ अगर सुनाई देता है तभी ये श्रवण सहायक यंत्र भी काम करता है, तो ऐसा कुछ तो सुन पा रही थी। तो लोगों ने सलाह दिया कि श्रवण सहायक यंत्र लगा दिया जाना चाहिए इनके कानों में, और बधिरों के स्कूल में इनको भेजा जाना चाहिए। और इसी बात को लेकर के एल्विन कहती हैं कि सब कुछ अचानक काला दिखाई देने लगा था। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन जो एवलिन थी वह बिल्कुल भी हार मानने वाली नहीं थी, किसी भी तरह से इस चीज़ को छोड़ने वाली नहीं थी। जो उनका गोल था, जो लक्ष्य था, उसके लिए वो डिटरमाइंड थी, बिल्कुल भी उसको छोड़ने वाली, गिव अप करने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। उन्होंने निश्चय किया, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, डिटरमाइन किया कि वह सामान्य जीवन जिएंगी। एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और वह संगीत में अपनी रुचि को जारी रखेंगी। जो उनकी संगीत में रुचि है उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको भी कंटिन्यू करेंगी और सामान्य जीवन भी जिएंगी, ऐसा उन्होंने डिटरमाइन कर लिया। वन डे शी नोटिस्ड
a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उन्होंने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते देखा और उन्होंने भी निश्चय किया कि मैं भी इसे बजाना चाहती हूँ. Most of the teachers discouraged her, but precautionist Ron Forbes supported her potential. यानी कि अधिकतर अध्यापकों ने तो उनको डिसअपॉइंट किया, डिस्करेज किया, हतोत्साहित किया, किंतु जो एक ताल वादक थे, परकॉशनिस्ट थे, रॉन फोर्ब्स, ये जो ताल वादक रॉन फोर्ब्स थे, उन्होंने उनमें पॉसिबिलिटी को देखा, इनके पोटेंशियल को, इनकी क्षमता को पहचाना, उनमें एक संभावना को देखा. ही बिगिन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स. तो उन्होंने इनको सिखाने के लिए, इन सब चीज़ों को जानने के लिए दो बड़े बड़े ड्रमों को अलग अलग स्वरों पर ट्यून करके बजाना शुरू कर दिया. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से. तो वो अक्सर एवलिन से कहा करते थे कि तुम अपने कानों से मत सुनो. ये तो बहुत ही अजीब बात हो रही है कि कोई अपने कानों से नहीं सुनेगा तो फिर किससे सुनेगा. तो यही जो रॉन फोर्ब्स थे, जो तालवादक थे, वो दो बड़े बड़े ड्रमों को अलग अलग सुरों में जब बजाना शुरू किए, अलग अलग ट्यून में बजाना शुरू किए, तब वो अक्सर एवलिन से कहा करते थे कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, तुम अपने कानों से मत सुनो. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, और कानों से ना सुनो, इसे किसी और प्रकार से अनुभव करने का प्रयास करो, किसी और तरीके से तुम इसे सेंस करने के लिए ट्राई करो. और इस बात को एवलिन कहती हैं, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. तो एवलिन अब बता रही हैं कि वो कानों से तो नहीं सुन सकती थी, लेकिन इस चीज़ का वह एहसास कैसे की. कह रही हैं कि अचानक मैंने महसूस किया, सडनली आई फेल्ट, कि मैं ऊंचे ड्रम, जो बड़ा ड्रम था, उसके आवाज़ को अपने स्टमक के लोअर पार्ट से वो सुन रही थी, तथा नीचे वाले कटिभाग से वह छोटे ड्रम को अनुभूत कर रही थी. ऐसा उनको अब आभास हो रहा था कि इन जो कान से तो नहीं सुन पा रही हैं, लेकिन यहाँ करें आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, वेस्ट से ऊपर जो बड़े ड्रम की आवाज़ थी, जो उसकी ट्यून थी, उसको ये आभास कर पा रही थी. एंड लोअर, और वेस्ट के नीचे का जो हिस्सा था, वेस्ट डाउन से, अपने वेस्ट के कमर के नीचे के भाग से जो छोटा ड्रम था, उसकी आवाज़ को यह अनुभव कर पा रही थी. फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने इस अभ्यास को दोहराया, इसको जो एक्सरसाइज करवा रहे थे, इसको उन्होंने फिर से रिपीट किया. एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. तो जब फोर्ब्स ने कई बार इस अभ्यास को दोहराया, तो एल्विन ने शीघ्र ही पता लगा लिया, एल्विन को जल्द ही पता चल गया, और ये कह रही हैं कि मैं कुछ निश्चित स्वरों को शरीर के विभिन्न भागों से अनुभव कर सकती थी. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन. तो कह रहे हैं कि मैं इस बात को समझ गया, आई हैव लर्न, मैं समझ गई, टू ओपन माई माइंड, अपने माइंड को कैसे ओपन करना है. मैं अपना मस्तिष्क तथा शरीर की ध्वनियों तथा कंपनों के प्रति खुला रखने की कला को सीख लिया था. मतलब संवेदनशीलता इनके अंदर आ गई थी, जो साउंड था उसको ये फील कर ले रही थी. द रेस्ट वॉज शेर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क. और कह रही कि जो बाकी की चीज़ें हैं, बाकी जो बाद में इन्होंने जो कुछ किया, वो तो पक्का इरादा तथा कठोर परिश्रम था. वो सिर्फ डिटर्मिनेशन था एंड हार्डवर्क था, वो इनका पक्का इरादा था उस काम को करने के लिए, और जो इन्होंने कठिन परिश्रम किया उसका रिजल्ट रहा. शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड.
उस समय के आगे, उसने उस समय से इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, इन्होंने लुक बैक नहीं किया, पीछे मुड़कर नहीं देखा, ये आगे बढ़ती ही गई। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यंग ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। कह रहे हैं कि उन्होंने यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ पूरे यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की, और जब वो 16 वर्ष की थी तब उन्होंने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जो संगीत है, जो म्यूजिक है, यही इनकी लाइफ है, यही इनका जीवन है, उसी के साथ जीना और बनना है। सी ऑडियंस फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन भी दिया तथा एकेडमी के इतिहास में सर्वाधिक अंकों में से एक, मतलब सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वालों में से यह भी एक बनी, रिकॉर्ड बनाने वालों में से ये भी एक बनी। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा के कार्य से एकांकी प्रदर्शन की ओर रुख किया। ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग म्यूजिक में शामिल हो रहे हों, एक से अधिक लोग म्यूजिक को रिप्रेजेंट कर रहे हों। और सोलो परफॉर्मेंस होता है जब सिर्फ एक ही कलाकार पार्टिसिपेट करता है। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा के कार्य को छोड़ करके सोलो परफॉर्मेंस में एकांकी प्रदर्शन की ओर इन्होंने रुख कर लिया। एट द एंड ऑफ 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। इन्होंने 3 वर्ष का जो पाठ्यक्रम था, 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंत तक वह अधिकतर उच्च पुरस्कारों पर कब्जा जमा चुकी थी। जो सबसे बड़े बड़े पुरस्कार होते थे उन सभी पुरस्कारों को इन्होंने पा लिया था, उसको जीत लिया था। एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इन सब के लिए एल्विन ने जो ये हीरोइक अचीवमेंट था, जो नायकत्वीय उपलब्धि थी, उसका एक संकेत भी स्वीकार नहीं किया। इनको इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा घमंड नहीं हुआ, प्राउड नहीं हुआ कि हमने इतने सारे हीरोइक अचीवमेंट कर लिए हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। और ये कहती हैं कि यदि आप परिश्रम करें, आप हार्ड वर्क करें तथा आपको ज्ञात हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, ये भी आपको अगर मालूम है तो आप वहाँ अवश्य पहुँचेंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some thousands instruments and hectic international schedule। करें कि और करीब 1000 वाद्य यंत्रों की दक्षता प्राप्त इन्होंने सिर्फ म्यूजिक में और क्या क्या किया था, क्या इन्होंने एक्स्ट्रा किया था, वो यहाँ बताया जाए। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट sought आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट में बहुत सारे, सिर्फ एक ही चीज़ में एक्सपर्ट नहीं थी, एक ही वाद्य यंत्र में, एक ही म्यूजिक में एक्सपर्ट नहीं थी, और बहुत सारे वाद्य यंत्रों में दक्षता प्राप्त कर ली थी। और विथ अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, हजारों इंस्ट्रूमेंट में इन्होंने मास्टरी हासिल कर दी थी। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और इनका जो शेड्यूल था, जो इनका कार्यक्रम था, जो इंटरनेशनल शेड्यूल था, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था, वह भाग दौड़ भरा हुआ था। फिर भी उन्होंने सर्वाधिक वांछित ताल वादकों की चोटी तक पहुंच गई थी। जितने भी ताल वादक इनके समय के थे उनमें इनके चोटी के ताल वादकों में भी इनका नाम आता था। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. It is intriguing meaning यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, fascinating and curious। कह रहे हैं कि it is intriguing, यह बहुत ही ज़्यादा fascinating है, बहुत ही ज़्यादा उत्सुकतापूर्ण है। क्या चीज़? To watch Evelyn function so effortlessly without hearing, बिना सुने
एवलिन को प्रयास के कार्य करते हुए। तो बिना सुने एवलिन को प्रयास के कार्य करते हुए देखना बहुत ही ज़्यादा उत्सुकतापूर्ण है। इन आवर 2 hours डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि हमारे 2 घंटे के विचार विमर्श में, हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में उसने एक एक शब्द को सुना। भले वो कान से नहीं सुन रही थी, वो फील करके ही सुन रही थी, लेकिन यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि इन आवर 2 hour डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के बातचीत में, 2 घंटे के विचार विमर्श में, 2 घंटे के डिस्कशन में सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उन्होंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ कि जो बोला गया उस शब्द को वो समझ न पाई हों। Men with bushy beard give me trouble, she laughed। और वह हंसकर कहीं कि जो बसी बियर्ड वाले लोग होते हैं, जो झबरीली दाढ़ी वाले व्यक्ति होते हैं, उनसे मुझे बड़ा कष्ट होता है। तो ये अपना ओपिनियन बताएं कि झबरीली दाढ़ी वाले men with bushy beard give me trouble, she laughed। वह हंसकर कहती हैं कि झबरीली दाढ़ी वाले लोगों से मुझे प्रॉब्लम होती है, ट्रबल होता है, परेशानी होती है। इट इज़, यहाँ देखिए एवलिन ग्लेनी हैं जो म्यूजिक बजा रही हैं, और कौन सा म्यूजिक बजा रही हैं? ये जो म्यूजिक बजा रही हैं ये है जाइलोफोन, जाइलोफोन को यहाँ बजा रही हैं, और ये कह रही हैं कि जो झबरीली दाढ़ी वाले लोग होते हैं उनसे मुझे प्रॉब्लम होती है, उनसे मुझे दिक्कत होती है, उनसे मुझे बड़ा कष्ट होता है। और यह वो ऐसे मजाक में कह रही हैं, हंसे में कह रही हैं। करें कि इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप। तो उसका रीज़न बता रही हैं कि उनको झबरीली दाढ़ी वालों से नफरत क्यों है। कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आईज। तो कह रही हैं कि केवल लिप्स को देखना नहीं होता है, सिर्फ होठों को देखना नहीं होता है, यह पूरा चेहरा होता है, और ख़ास तौर से आँखें। सी स्पीक्स फ्लोलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट। और वह यह बात स्कॉटिश लहजे में बिना किसी त्रुटि के, वह त्रुटिहीनता से स्कॉट लहजे में बोलती हैं। स्कॉटिश लिटरेचर में बोलती हैं, स्कॉटिश भाषा में बोलती हैं, लेकिन बिल्कुल उसमें कहीं से कोई कमी नहीं आती है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं आता है। सी स्पीक्स फ्लोलेसली, उनका जो बोलने का तरीका है बिल्कुल धारा प्रवाह है, उसमें कहीं से कोई रुकावट नहीं है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, सी सेज। और इसका रीज़न वो खुद बताती हैं, एवलिन बताती हैं कि वह इतनी फ्लो के साथ, इतने धारा प्रवाह वह क्यों बोल सकती हैं। तो वह कह रहे हैं कि मेरा बोलना इसलिए स्पष्ट है क्योंकि मैं तब तक सुन सकती थी जब मैं 11 साल की थी। मतलब उनकी जो पूर्ण बधिरता आई है, टोटल डिफनेस जो आया हो वो 11 ईयर्स के बाद आया है। 11 साल के पहले वो बिल्कुल सब चीज़ों को सुन सकती थी और बोल भी सकती थी। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। वह कहती हैं लेकिन इससे यह समझ नहीं आता है। अब लेखक कह रहे हैं, भले वो कह रहे हैं कि 11 ईयर के बाद ही वो पूर्ण रूप से भरी हुई थी, लेकिन इससे यह बात समझ में नहीं आती कि उसने किस प्रकार फ्रांसीसी और जापानी भाषा भी सीख ली थी। जो जापानी भाषा का बेसिक था, तो प्राथमिक जापानी भाषा भी सीख ली थी, और उन्होंने फ्रांसीसी भाषा तो बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स इट पावर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। करें जहाँ तक संगीत की बात है वह स्पष्ट करती हैं, बिल्कुल क्लियर करती हैं। एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक म्यूजिक की बात है, सी एक्सप्लेन्स, वो इस बात को एक्सप्लेन करके बता रही हैं, स्पष्ट कर रही हैं। इट पावर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कह रहे हैं कि यह मेरे शरीर के प्रत्येक अंग से प्रवेश करता है। जो म्यूजिक है वो सिर्फ कानों से इनके शरीर में प्रवेश नहीं करता है, कह रहे हैं कि यह मेरे शरीर के प्रत्येक अंग से प्रवेश करता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स। और कह रही हैं कि यह मेरे स्किन से, त्वचा से, मेरे
चीक्स के बोन से, मेरे गालों की हड्डियों से, तथा यहाँ तक कि मेरे बालों में भी इसकी झंझनाहट होती है। बाल में जो उनके हेयर्स हैं वो भी साउंड को, म्यूजिक को रिफ्लेक्ट करते हैं, वहाँ भी इनकी झंझनाहट होती है। तो वही कह रही हैं कि ये जो म्यूजिक है मेरे शरीर के प्रत्येक अंग से प्रवेश करता है, यह त्वचा से, मेरे गालों की हड्डियों से, तथा यहाँ तक कि मेरे बालों में भी झंझनाहट करता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertip। कह रहे हैं कि जब वह जाइलोफोन बजाती हैं तो वह छड़ी से उसकी उंगलियों के पोरों तक गुजरती ध्वनि को अनुभूत कर सकती हैं, उसको महसूस कर सकती हैं, उसका अनुभव कर सकती हैं। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। कह रही हैं कि जब वह ड्रम को बजाती हैं तो ड्रम पर झुके हुए अपने शरीर के गुंजन को, बहते हुए गुंजन को भी वह अनुभव कर सकती हैं। On wooden platform she removed her shoes so that the vibration passed through her bare feet and of her legs। और कह रही हैं कि जब वो लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर चलती हैं, जब लकड़ी के चबूतरे पर वह चलती हैं तो अपने शूज़ को रिमूव कर देती हैं, अपने जूते सिर्फ इसलिए उतार देती हैं ताकि कंपन उनके नंगे पैरों तथा टांगों से गुजर सके। तो एक्चुअली जब सुन नहीं सकती थी तो जो शरीर के दूसरे पार्ट हैं, जो दूसरे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनके द्वारा उस चीज़ को ये अनुभूत करती थी, उसका अनुभव करती थी, क्योंकि कान से तो नहीं सुन सकती थी। तो वही कह रहे हैं कि जब हम लकड़ी के पटरे पर चलती थी, जब लकड़ी का कोई प्लेटफॉर्म होता था, लकड़ी का चबूतरा होता था, तब मैं अपने शूज़ को रिमूव सिर्फ इसलिए कर देती थी कि मेरे नंगे पैरों से होते हुए जो म्यूजिक का सेंसेशन है, मेरे टांगों से होते हुए हमारे माइंड तक पहुँच जाए। Not surprisingly, एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, नॉट सरप्राइजिंगली, कि एवेलिन अपने श्रोताओं को, अपने ऑडियंस को आनंदित करती हैं। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उन्हें फिलहार्मोनिक सोसाइटी का उस वर्ष का जो प्रतिष्ठित एकल वादन का पुरस्कार था, एकल वादक, सोलोइस्ट। तो एकल वादन में जब सिर्फ एक ही व्यक्ति किसी भी म्यूजिक सिस्टम को बजाता हो तो सोलोइस्ट है। ऑर्केस्ट्रा में तो बहुत सारे लोग बजाते हैं और सोलो में सिर्फ एक ही व्यक्ति बजाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि 1991 में उन्हें फिलहार्मोनिक सोसाइटी का उस वर्ष का जो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित एकल वादक का पुरस्कार था उसको प्रदान किया गया। सेज मास्टर प्रीकॉशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, जो उस समय के कुशल तालवादक जेम्स ब्लेड्स थे, वो कहते हैं कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भगवान ने भले ही उसकी श्रवण शक्ति को छीन ली हो, किंतु उसने इसके बदले उसे कुछ असाधारण सा दिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया हुआ है। व्हाट वी हियर, जिसको हम सुनते हैं, सी फील्स, उसका वह अनुभव करती है, उसको अनुभूत करती हैं। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से किसी से भी कहीं अधिक गहराई से वह उसको फील करती हैं। हम सुनकर के भी उतनी गहराई से बात को नहीं समझ पाते हैं जितना कि वो बिना सुने ही उसकी गहराई तक समझ जाती हैं। दैट इज़ व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल्ली, और यही कारण है कि वह संगीत को इतनी सुंदरता से अभिव्यक्त कर पाती हैं। एवेलिन कॉन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। तो एवेलिन इस बात को स्वीकारती हैं कि मैं एक प्रकार के काम में डूबी रहती हूँ। वर्कहॉलिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक ही काम को करते रहे और उसको वह रोक ना सके, उसको रोकने में उसको परेशानी हो। यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है, ए पर्सन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग। तो वही ये म्यूजिक के प्रति इनका इतना ज़्यादा लगाव था कि वह इस कार्य को
रोक नहीं पा रही थी, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, इसलिए उन्होंने इस बात को स्वीकार करती हैं कि वह एक काम में डूबी रहने वाली महिला हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वॉक ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। तो कह रहे हैं मुझे बस कार्य करना है, अक्सर शास्त्रीय संगीतकारों से भी अधिक। कह रही हैं जो क्लासिकल म्यूजिशियन हैं, जो शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, क्लासिकल जो म्यूजिशियंस हैं, उनसे भी ज़्यादा अधिक इनको काम करना है, उनसे भी हार्डर वर्क करना है। तो वही कह रही हैं आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे बस कार्य करना है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, किंतु पुरस्कार अत्यधिक हैं। तो निश्चित रूप से जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पुरस्कार भी मिलेगा। तो वही करें बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, किंतु पुरस्कार अत्यधिक हैं, अधिक हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट एवेलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। और यहाँ बताया जा रहा है कि नियमित संगीत प्रदर्शनों से अलग जो एवेलिन थी वह जेल में जो बंदी गृह होते हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो चिकित्सालय होते हैं, वहाँ पर भी बिल्कुल मुफ्त संगीत प्रदर्शन देती थी। फ्री ऑफ कास्ट वहाँ संगीत का प्रदर्शन होता था, चाहे वो जेल हो, बंदी गृह हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो। सी आल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। और जो इनकी दूसरी खास विशेषता थी वह युवा संगीतकारों के लिए कक्षाओं को भी उच्च प्राथमिकता देती थी, कि जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए भी वो क्लासेस लगाती थी। जो यंग म्यूजिशियंस हैं इसको भी ये प्रायोरिटी देती थी, उसको भी प्राथमिकता देती थी। Anne Richlin of Beethoven found for deaf children says she is a shining inspiration for the deaf children। और जो बधिर बालकों के लिए, डीप बालकों के लिए जो बीथोवन कोर्स की एक रिचलिन है, और ये जो रिचलिन है वो कहती हैं, एन रिचलिन कहती हैं सी इज शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीप चिल्ड्रेन। और वो कहती हैं कि वह बधिर बच्चों के लिए, डीप चिल्ड्रंस के लिए एक जगमगाती प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो। और वे जानते हैं कि उनके लिए जाने को अन्य कोई स्थान नहीं है, क्योंकि उनके लिए ऑप्शन कम होते हैं। जो डीफ एंड डम लोग हैं उनको ऑप्शन कम होता है, इसीलिए जो बधिर बालकों के लिए बीथोवन कोर्स की एक मैडम है एन रिचलिन, वो कहती हैं कि वह बधिर बच्चों के लिए जगमगाती प्रेरणा हैं और वे जानते हैं कि उनके लिए जाने का कोई और स्थान नहीं है, इससे बेहतर स्थान उनको और कहीं नहीं मिलेगा। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। और जो एवलिन ग्लेनी हैं वह अपनी उम्र से दोगुने लोगों से कहीं ज़्यादा उपलब्धियां पहले ही प्राप्त कर चुकी हैं। ऑलरेडी उन्होंने इतने सारे अचीवमेंट प्राप्त कर ली हैं कि उनकी उम्र के जो दोगुने म्यूजिशियन हैं वो लोग भी इतनी उपलब्धि नहीं हासिल की हैं। शी हैड ब्रॉट प्रिकॉशन टू the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving। वह ताल वादन को ऑर्केस्ट्रा में आगे ले आई। उन्होंने जो ताल वादन होता था, जो इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे, इसमें उन्होंने ऑर्केस्ट्रा को आगे बढ़ाया। ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे म्यूजिशियन होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो एक साथ बजाए जाते हैं, सबकी अलग अलग धुन होती है, तो इससे एक अच्छा इको रिप्रेजेंट होता है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह ताल वादन को ऑर्केस्ट्रा में आगे ले आईं और ये प्रदर्शित कर चुकी हैं, एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और इस बात को प्रदर्शित भी कर चुकी हैं कि यह बहुत मर्मस्पर्शी भी हो सकता है, यह बहुत ज़्यादा मूविंग भी हो सकता है, किसी को राहत पहुंचाने वाला होता है, इसलिए इसको मूविंग का मतलब यहाँ मर्मस्पर्शी से है, हृदय को छू लेने वाले से है। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज
who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can, and not the least, she has given enormous pleasure to millions. तो उसने उन लोगों को प्रेरणा दी है, एवलिन ने उन लोगों को भी प्रेरणा दी है जो हैंडीकैप्ड हैं, जो विकलांग हैं, वे लोग जो उसे देखते हैं और कहते हैं इफ सी कैन डू आई कैन, और कहते हैं कि यदि वह ऐसा कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूँ. एंड नॉट लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि वह लाखों लोगों को आनंदित कर चुकी हैं अपने म्यूजिक के द्वारा. अब इस पूरे लेसन में बताया गया कि किस तरह से एक हैंडीकैप्ड होने के बावजूद 11 ईयर के बाद टोटली डीफ हो जाने के बावजूद एवलिन ग्लेनी ने किस तरह से इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की, अपने डबल एज के लोगों से भी ज़्यादा उपलब्धियां हासिल की, नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया, और विकलांग लोगों के लिए तो वह प्रेरणा स्रोत बन गई. जो दूसरे विकलांग थे, दूसरे हैंडीकैप लोग थे, वो उनको देखकर कहते थे कि यदि वह ऐसा कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूँ. और जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि इन्होंने बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस लोगों को अपने म्यूजिक के द्वारा आनंदित कर चुकी हैं. आई होप आप लोगों को यह पार्ट 1 अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. अगर फिर भी कहीं से भी आपको डाउट है, कहीं से कन्फ्यूजन है, आप अपने शेड्यूल टाइम पर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए नाइस डे. जय हिंद.